और जब मैं इसको ऐसे मिलाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मेरी हथेली का परपेंडिकुलर होगा। यस डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है 12th क्लास के लिए मैग्नेटिक फील्ड बाय ए करंट लूप ऑन इट्स एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन पे किसी पॉइंट पे सर्कुलर वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। सर्कुलर वायर से मेरा मतलब करंट कैरिंग वायर। तो इससे पहले हमने उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड तो निकाल लिया था। तो पहले डायग्राम बना लेते हैं इसका। ये मान लीजिए हमारा सर्कुलर वायर है, ये इसकी बैक साइड में दिखा रहा हूँ। सामने बिल्कुल होता तो मैं इस तरह से दिखाता, अब इसको मुझे इस तरह से दिखाना पड़ेगा जैसे डायग्राम है। तो इसके सेंटर से जाने वाली ये लाइन इसकी एक्सियल लाइन कही जा रही है, और इसके मान लीजिए इस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। यहाँ पे मान लीजिए ये पॉइंट P है। इस वायर में करंट मान लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज बह रही है, I करंट है, और A इसकी रेडियस मान लेते हैं। अब की बार R रेडियस नहीं मान रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे करंट कैरिंग जो एलिमेंट हम मानेंगे, उस करंट कैरिंग एलिमेंट से जो डिस्टेंस ले जाएगी वो भी हम R ही लेते हैं। इस P पॉइंट को यहाँ मान लेता हूँ, तो दोनों R में फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसलिए इस सर्कुलर करंट कैरिंग वायर का सेंटर O और इसकी रेडियस A मानते हुए इसके सेंटर से X डिस्टेंस पे मान लेते हैं हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो ये है हमारा डेरिवेशन। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बस, क्योंकि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना थोड़ा इजी था। यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। बस डायग्राम में कुछ टर्म समझने वाली हैं। ये जो एलिमेंट मैंने लिया है, ये यहाँ पे अलोंग टेंजेंट हम मानेंगे। और अगर इस सर्किल को मैं इस तरह से मान के और इस पे एलिमेंट को कंसीडर करता हूँ, देखिए मैं अपने कैमरे का वायर लेके कोशिश करता हूँ समझाने की। ये मान लीजिए मेरा वो सर्कुलर मेरा सर्कुलर वायर है इस तरह से, और इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट ऐसे बह रही है। इधर से इस साइड से एंटी क्लॉकवाइज, मेरी साइड से तो क्लॉकवाइज होगी, लेकिन जिस साइड पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस साइड से देखें तो एंटी क्लॉकवाइज। अब इस पे एलिमेंट मैंने लिया है, मान लीजिए ये मेरा एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये सामने से देखने पे तो ये इस पे जी टेंजेंट है। और इस एलिमेंट से जो मैंने डिस्टेंस ली है वो ली है ये इस तरह से, ये डिस्टेंस जो R मैंने ली है। तो इस एलिमेंट के साथ एलिमेंट अलोंग टेंजेंट है और मैं डिस्टेंस इस तरह से ले रहा हूँ, तो दोनों के बीच में एंगल जो हुआ वो हुआ 90 डिग्री। ये बायो-सैवर्ट लॉ में जो हमारा थीटा होता था, ये उसकी एंगल की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये हमारा जो एंगल है ये थीटा 90 डिग्री हुआ हमारा। एक तो इम्पोर्टेंट पार्ट ये है इस डेरिवेशन का कि इस एंगल का हम रोल ही भूल जाते हैं। दूसरे, ये जो एंगल यहाँ बनता है इस पे भी हमें विचार करना है डेरिवेशन में, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, क्योंकि सेंटर से जाने वाली जो लाइन है ये इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, और जितने भी एलिमेंट हम इस सर्किल के कंसीडर करेंगे उनको सभी को यहाँ से मिलाने वाली लाइन यहाँ पे हर बार एंगल फाई ही बनाएगी, और इस मिलाने वाली लाइन के साथ जो भी एलिमेंट होगा वो हर बार 90 डिग्री एंगल ही बनाएगा। तो ये दो कॉन्सेप्ट लेके इस डेरिवेशन को करते हैं और बहुत ही सिंपली हो जाएगा, इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट लूप ऑन इट्स एक्सियल लाइन तो पहले जो हमने माना है उसको लिख लेते हैं। लेट I इज द करंट इन द गिवन लूप ऑफ रेडियस A, P is a point
at distance x from its center O on its axial line. Let dl, ये जो एलिमेंट है ये हमने dl लिया है. Let dl is the small element whose distance from P is r, such that r equal to, अगर पाइथागोरस थ्योरम से उसकी वैल्यू निकाली जाए तो ये हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. ये 90 डिग्री है तो ये r की वैल्यू हो जाती है रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. तो बायो-सेवर्ट लॉ से हम इस एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ निकाल सकते हैं. तो बिकॉज एंगल थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, डायग्राम में एंगल थीटा हमने दिखा रखा है क्योंकि एलिमेंट टेंजेंट अलोंग टेंजेंट है और ये जो लाइन है ये टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है. तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हुआ. देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस एलिमेंट at P from बायो-सेवर्ट लॉ तो dB इक्वल टू, छोटा सा एलिमेंट है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड बहुत छोटा होगा. तो dB होना चाहिए अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ μ0/4 पाई I dl साइन 90 अपॉन r स्क्वायर, और r की वैल्यू वहाँ पे रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगी तो उसको रख देते हैं. तो dB की वैल्यू आ जाती है हमारी μ0/4 पाई I dl साइन 90 की वैल्यू होती है 1, और r की वैल्यू जब रखूँगा तो रूट हट जाएगा वहाँ से, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. अब क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो P पॉइंट पे वो किस डायरेक्शन में होगा ये डायरेक्शन हमें वहाँ बतानी पड़ेगी. अब यहाँ पे राइट हैंड रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है. अब उसी तरह से मैं वो सर्कुलर वायर दोबारा से आपके सामने बनाने की कोशिश कर रहा हूँ. ये मेरा सर्कुलर वायर है और इसमें करंट सामने से देखता हूँ तो एंटी क्लॉकवाइज उधर से बह रही है. अब मैं राइट हैंड रूल लगाना चाह रहा हूँ तो किस तरह से कि अंगूठा मेरा करंट की डायरेक्शन में होना चाहिए और मेरी उंगलियाँ उस P पॉइंट की तरफ जो इसकी एक्सियल लाइन पे था, इसकी एक्सियल लाइन यहाँ पे थी, ये मान लीजिए मैं यहाँ पकड़ लेता हूँ, बिल्कुल सेंटर पे तो नहीं है लेकिन अज्यूम कर सकते हैं. और जब मैं इसको ऐसे मिलाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मेरी हथेली का परपेंडिकुलर, तो वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस ये dl को P से मिलाने वाली लाइन पे परपेंडिकुलर जाएगा ऐसे. तो डायग्राम में इस dB की जो डायरेक्शन होगी वो इस लाइन पे परपेंडिकुलर इस तरह से होनी चाहिए. इस और वेक्टर का निशान लगा देंगे डायरेक्शन दिखाने के लिए. तो ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे होगा इस डायरेक्शन में. यहाँ पे केवल मैंने मैग्नीट्यूड के रूप में शो किया है, डायरेक्शन डायग्राम में दिखा रहे हैं. अब अगर मैं इस एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर ये लाइन एज्यूम करूँ तो ज्योमेट्रिकली मुझे पता है कि ये एंगल अगर फाई है तो ये एंगल भी फाई होना चाहिए, कि जिन दो लाइन के बीच कोई एंगल बनता है उनके परपेंडिकुलर्स के बीच भी वही एंगल होता है. अब इस एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर तो मैंने डॉटेड लाइन खींच दी और इस लाइन के परपेंडिकुलर ये मेरी हथेली की डायरेक्शन थी, इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है. तो जो एंगल यहाँ पे है वही एंगल फाई यहाँ पे बनना चाहिए. तो यहाँ पे dB के हम कंपोनेंट कर सकते हैं. तो ये कंपोनेंट मेरा हो जाना चाहिए dB cos फाई और ये कंपोनेंट मेरा हो जाना चाहिए dB sin फाई. वेक्टर क्वांटिटी है तो कंपोनेंट तो हो जाएंगे. अब सिमेट्रिकली अगर मैं ठीक इसके अपोजिट एक दूसरा एलिमेंट कंसीडर कर लूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस डेरिवेशन का. अब से पहले जब सर्कुलर वायर का सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला था तो वहाँ पे भी एक एलिमेंट कंसीडर किया गया था, लेकिन वहाँ सिमेट्रिकली अपोजिट
पोजीशन पे दूसरा एलिमेंट कंसिडर नहीं किया गया था। क्यों? क्योंकि वहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो था वो सेंटर पे इस प्लेन के परपेंडिकुलर था, जो वायर, सर्कुलर वायर हमने लिया था। लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड आया है ये इसके प्लेन के परपेंडिकुलर या पैरेलल नहीं है, इसलिए उसके कंपोनेंट करने पड़ेंगे, इसके प्लेन के पैरेलल भी और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर भी। अगर ऐसे कंपोनेंट करते हैं तो फिर सभी एलिमेंट का टोटल मैग्नेटिक फील्ड जब निकालेंगे तो कुछ कंपोनेंट हो सकता है आमने सामने आके कैंसिल हो जाएं, तो ज़रूरी है हम एक की बजाय सिमेट्रिकली अपोजिट दूसरा एलिमेंट ले लें, उसके भी कंपोनेंट देखेंगे। अगर वो सिमेट्रिकली अपोजिट है तो ज़रूर हो सकता है कुछ कंपोनेंट उसके अपोजिट भी आ जाए। तो ये इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। उसी तरह से इसको भी इसी पॉइंट से मिलाते हैं, तो ये डिस्टेंस भी इसी की तरह से r होनी चाहिए और इसकी वैल्यू भी √a² + x²। यहाँ पे एलिमेंट के साथ इस लाइन को एलिमेंट उसके P से मिलाने वाली लाइन के साथ जो एंगल बनेगा वो उसी तरह से 90 होगा। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड भी सेम उसी तरह से यही हो जाएगा वहाँ पे। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू another element ब्रैकेट में कर सकते हैं सिमेट्रिकली अपोजिट टू फर्स्ट एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट जो सिमेट्रिकली अपोजिट है फर्स्ट एलिमेंट के, उसका मैग्नेटिक फील्ड एट P dB = μ0/4π सेम होगा बिल्कुल, मैग्नीट्यूड सेम करंट है, सेम डिस्टेंस है, तो μ0/4π आइडियल sin 90 की वैल्यू वही 1 और a² + x², लेकिन डायरेक्शन पे फ़र्क पड़ जाएगा, बस मैग्नीट्यूड ज़रूर सेम है। तो अब की बार फिर वो राइट हैंड रूल लगाते हैं। तो ये जो मैंने सर्किल माना था, इस सर्किल के ऊपर वाले पार्ट पे मैंने अंगूठा इस तरह से किया था और जब अपने हाथ को नीचे ले जाऊंगा नीचे वाले पोर्शन पे, ये करंट जाते जाते ऐसे हो जाएगी इधर को। तो अब मैं राइट हैंड रूल लगाता हूँ तो इस तरह से मेरी हथेली जाती है और हथेली का परपेंडिकुलर अब की बार नीचे की ओर जाएगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा इस एलिमेंट के कारण वो इस लाइन के परपेंडिकुलर उसी तरह से इधर जाना चाहिए। तो ये मेरा सेकंड एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नीट्यूड में बिल्कुल उतना ही है जितना पहले वाला था। तो उसी तरह से अगर ये एंगल ऊपर फाई था तो नीचे भी फाई होना चाहिए, क्योंकि सेंटर से जाने वाली लाइन के साथ जितनी भी टेंजेंट होंगी सब सेम एंगल ही बनाएंगी, इसलिए ये एंगल भी फाई होना चाहिए और ज्योमेट्री के हिसाब से ये एंगल भी हमारा फाई आना चाहिए। तो उसी तरह से फिर dB के अगर एलिमेंट करते हैं तो ये वाला एलिमेंट मेरा dB cos फाई और इसका दूसरा जो कंपोनेंट होगा वो मेरा dB sin फाई ही आ जाएगा। अब यही जो कंसेप्ट आया था कि दो एलिमेंट लेने का कुछ फ़ायदा होगा क्या, तो सिमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट लेते हैं तो ये वाले कंपोनेंट बिल्कुल मैग्नीट्यूड में इक्वल और डायरेक्शन में अपोजिट आए, इसलिए ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और ये जो साइन फाई वाले कंपोनेंट हैं ये दोनों एक ही डायरेक्शन में आए तो ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे जितने भी हम सिमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट सर्कमफेरेंस पे लेंगे सबके मैग्नेटिक फील्ड का यही हाल होना है, यानी इक्वली अपोजिट जो एलिमेंट हम लेंगे उनके मैग्नेटिक फील्ड के ये वाले कंपोनेंट कैंसिल होंगे और साइन वाले कंपोनेंट ऐड होते जाएंगे। तो अगर मुझे पूरे लूप का मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो फिर मैं 1 dB sin फाई का इंटीग्रेशन कर लूँगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। कई बार गलती से ये हो जाता है कि दो मैग्नेटिक फील्ड निकाले, दोनों को जोड़ दिया, 2B sin फाई आया और 2B sin फाई का इंटीग्रेशन कर दिया। तो 2B sin फाई नहीं, इंटीग्रेशन तो एक एलिमेंट की वैल्यू का ही होगा, इसलिए एक वैल्यू हर एक एलिमेंट की एक एक वैल्यू लेके और सभी एलिमेंट का फिर टोटल आ जाएगा इंटीग्रेट करके। तो देयरफॉर नेट मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू सर्कुलर वायर। तो मुझे यहाँ से कुछ मिटाना पड़ेगा,
ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से। Therefore, net magnetic field at P due to complete current loop, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड B है तो dB साइन फाई जो एक एलिमेंट का आया है उसका इंटीग्रेशन है, और इंटीग्रेशन है इस क्लोज लूप का जिसकी लिमिट हम कहीं हमें पता नहीं है, क्योंकि न कोई स्टार्टिंग पॉइंट है न कोई एंड पॉइंट है, इसलिए बीच में सर्किल डाल देते हैं। dB की जो वैल्यू थी बायो-सैवर्ट लॉ से हमने निकाल रखी है, ये आ चुकी थी हमारी, ये dB की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो देयरफॉर B इक्वल टू μ0/4 IDL अपॉन A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और आगे ये साइन फाई। इंटीग्रेशन करते टाइम फिर वही कि जो कांस्टेंट क्वांटिटीज हैं उनको हम इंटीग्रेशन से बाहर लेंगे। अब कांस्टेंट क्वांटिटीज में μ0/4 ऑलरेडी ये कांस्टेंट है, वैल्यू 10⁻⁷ होती है। करंट कोई भी एलिमेंट हम लेते जाएं, सब एलिमेंट में सेम करंट जाएगी, तो करंट कांस्टेंट हुई। सभी करंट की सरकमफेरेंस तक सेंटर से डिस्टेंस वही रेडियस हुई, ए कांस्टेंट हुआ। एक्स सभी एलिमेंट के लिए सेम डिस्टेंस सेंटर से वही पड़ेगी, यानी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी सब के लिए सेम होगा, इसलिए सभी क्वांटिटी सेम रही। एंगल भी सबका सेम है, हर एलिमेंट को वहाँ से मिलाने वाली लाइन जो बनती है एक्सियल लाइन के साथ सबका एंगल भी सेम है, इसलिए साइन फाई भी कांस्टेंट रहा। इसलिए सबको बाहर लिया तो अंदर रह गया कौन? केवल dl। तो इंटीग्रेशन करके डेरिवेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो देयरफॉर B इक्वल टू μ0/4 I साइन फाई अपॉन A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और dl का हुआ इंटीग्रेशन। अब dl का इंटीग्रेशन तो L होगा, आप लोग बेहतर जानते हैं। तो L से मतलब यहाँ पे जितने भी एलिमेंट हैं उनकी सबकी लेंथ का टोटल हुआ वो, और सबकी लेंथ का टोटल तो सरकमफेरेंस हो जाना चाहिए। dl का इंटीग्रेशन L का मतलब है इस करंट लूप की टोटल लेंथ यानी सरकमफेरेंस, और सरकमफेरेंस रेडियस a के हिसाब से होनी चाहिए 2πa। तो यहाँ पे हम इंडिकेट कर देंगे कि हेयर L इक्वल टू 2πa यानी सरकमफेरेंस। तो यहाँ पे L की वैल्यू रख देते हैं, तो μ0/4 I अपॉन A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर साइन फाई, और L की वैल्यू आ गई है 2πa। 2π से 4π काटने में कोई दिक्कत नहीं है, काट सकते हैं। तो हमारे पास बच जाता है B की वैल्यू μ0 I, ये A मैं पहले ले लेता हूँ और साइन फाई को बाद में लिख रहा हूँ यहाँ पे, अपॉन 2 इंटू A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब साइन फाई की वैल्यू, क्योंकि साइन फाई तो हमने अपनी तरफ से लिया है, जो स्टार्टिंग में हमें डेटा मिले थे उनमें फाई नहीं था, उनमें तो करंट आई थी, रेडियस ए थी, वगैरह वगैरह थे, तो इनकी टर्म में तो हमें आंसर लाना ही है। तो ये जो एंगल है ये हम इसकी वैल्यू निकाल के और यहाँ पे पुट करेंगे। इसकी वैल्यू निकल सकती है इस ट्रायंगल से, DL से लेके O और O से लेके P, ये पॉइंट P है यहाँ पे। तो अगर इस एलिमेंट के जगह मैं A पॉइंट लिख देता हूँ तो ट्रायंगल मेरा बन जाता है AOP। साइन फाई की वैल्यू वहाँ से निकालते हैं, फ्रॉम ट्रायंगल AOP साइन फाई की वैल्यू क्या हो जाती है भाई? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर है हमारा A, हाइपोटेन्यूज है A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये साइन फाई की वैल्यू जब यहाँ रखेंगे तो हमारे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी टोटल μ0 IA अपॉन 2 इंटू A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये था, और साइन फाई की वैल्यू यहाँ से आई A अपॉन
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट को ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, हाफ पावर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पहले से भी है जिसकी पावर 1 है, और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये रूट वाला है इसकी पावर हाफ करके लिखी, तो कुल मिला के क्या आ गया, म्यू जीरो आई ऊपर ए और ए की मल्टीप्लाई होके हो गया ए स्क्वायर और नीचे 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन था इसमें डेरिवेशन में, और इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल लाइन पे सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे आ गया हमारा म्यू जीरो आई ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। और ये वो मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन किधर को है, अलोंग द एक्सियल लाइन, और जब पी से देखने पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन थी तो इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी अलोंग द एक्सियल लाइन आउटवर्ड्स, रिंग से बाहर जाती हुई। और अगर इसका उल्टा होता कि करंट क्लॉकवाइज होती तो डायरेक्शन भी अपोजिट हो जानी चाहिए थी। फिर ये जो कंपोनेंट हैं ये वाले, तो ये कंपोनेंट फिर इनकी उल्टी डायरेक्शन में आते, ये वाला कंपोनेंट इधर को आता, ये वाला, और ये वाला इधर को आता, वही ये वाले कंपोनेंट कैंसिल होते और ये वाले डी बी साइन फाई इधर को आते, और नेट मैग्नेटिक फील्ड हमारा टूवर्ड्स द लूप आता, टूवर्ड्स द करंट लूप। तो इसमें ये तो तब है जब ये एक सिंगल वायर हमने माना है। अगर ये डबल वायर होता, 2 वायर होते, तो इतना ही मैग्नेटिक फील्ड दूसरा वायर भी जनरेट करता, इतने ही मैग्नेटिक फील्ड को जब इसमें ऐड करते ये 2 टाइम्स हो जाता, 3 वायर होते तो 3 टाइम्स हो जाता, और अगर यहाँ पे n वायर होते तो फिर इसको कोयल बोलने लगते हैं, यह n टर्न्स की कोई कोयल होती तो यहाँ पे हम n टाइम्स कर देते इस मैग्नेटिक फील्ड को। तो लिखेंगे फॉर ए कोयल ऑफ n टर्न्स magnetic field will be equal to mu 0 n I a square upon 2 into a square plus x square और उसकी पावर 3/2। तो n टर्न्स के लिए बस n से मल्टीप्लाई करना है। तो डायरेक्शन मैंने बता ही दी है, एंटी क्लॉकवाइज है तो राइट हैंड रूल के हिसाब से ये वाले कंपोनेंट कैंसिल हुए, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आया वो अलोंग द एक्सियल लाइन आउटवर्ड्स आया, करंट अपोजिट होती तो इनवर्ड्स आ जाता। तो अब यहाँ से इसमें एक केस पे विचार करते हैं कि यहीं से हम इस कोयल के सेंटर का मैग्नेटिक फील्ड वाला फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि कोयल तो उसी तरह से सेम प्रिंसिपल होना चाहिए, सेंटर पे वही आंसर आना चाहिए जो इससे पहले वाले डेरिवेशन में आया था। अगर मैं P को नज़दीक लाते लाते O पे ले आता हूँ तो मेरी x डिस्टेंस घटते घटते 0 हो जाएगी। तो अगर इस डेरिवेशन में मैं x की जगह 0 रख देता हूँ तो मेरा आंसर वही आना चाहिए जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का आया था। अगर कुछ याद हो तो क्या आया था, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आया था म्यू 0 I अपॉन 2r, r की जगह आज रेडियस हमने a मानी है, तो म्यू 0 I अपॉन 2a। तो देखते हैं सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड यही आता है क्या। तो ये अपना आंसर भी चेक हो जाएगा और एक पार्ट इसका और एक्स्ट्रा प्रूव हो जाएगा। एग्जाम में अक्सर पूछ लेते हैं कि डेरिवेशन के बाद और प्रूव कीजिए कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड ये होगा या सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ से निकालिए। तो फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं इसका, 2 पार्ट में करेंगे। एक बार तो जब x बहुत छोटा होगा यानी 0 हो जाएगा, और दूसरा पार्ट करेंगे जब x बहुत बड़ा होता रेडियस के मुकाबले, बहुत ज़्यादा दूर हो जाता तब मैग्नेटिक फील्ड क्या होता। तो इन 2 केस को स्टडी कर लेते हैं। केस फर्स्ट, व्हेन x इक्वल टू 0, दैट इज पॉइंट P इज एट सेंटर O। तो therefore magnetic field at center B equal to
म्यू 0 आई ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस 0 पावर 3/2, ये वाला लेते हैं, सिंगल वायर है तो ये हो जाना चाहिए b इक्वल टू म्यू 0 आई ए स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ पे हो जाना चाहिए a की पावर 3, जब ब्रैकेट खोला जाएगा तो 2 की 3/2 में मल्टीप्लाई होगी, पावर की पावर जब होती है तो यहाँ पे a स्क्वायर है, यहाँ पे a क्यूब है, तो a टाइम्स कट जाना चाहिए और आंसर आने में तो देर लगी नहीं बिल्कुल भी, म्यू 0 आई अपॉन 2 है, वही सेंटर वाला आंसर आया जो किसी करंट कैरिंग लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आ चुका था। डायरेक्शन की बात करें तो राइट हैंड रूल हमारे पास है, तो राइट हैंड रूल के हिसाब से करंट की डायरेक्शन में अंगूठा रखो, यहाँ पे उंगलियां फैलाओ और बाहर की ओर, वही बाहर की ओर जाती हुई ये लाइन है, सेंटर पे होता तो बाहर की ओर उसी डायरेक्शन में होता। तो इस तरह से सेंटर पे आया। सेकंड केस, व्हेन x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, लूप की रेडियस के मुकाबले अगर पॉइंट P बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे हुआ तो आंसर क्या आएगा। अब देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लिया गया है कि जब हम किसी बॉडी से दूर जाते जाते हैं तो वो हमें छोटे साइज की दिखने लगती है, एंगल ऑफ विजन छोटा होता जाता है। उसी तरह से जैसे बहुत बड़ा हवाई जहाज़ जब बहुत ऊंचा आकाश में उड़ता है तो हमें वो बहुत छोटा दिखाई देने लगता है, क्योंकि जितनी कोई बॉडी दूर जाती जाती है उसके द्वारा हमारी आँख पे एंगल और छोटा होने लगता है और वो हमें छोटी लगने लगती है। तो यहाँ यही हाल इस लूप का होने वाला है। जब x बहुत दूर हम लेंगे तो ये लूप इतना छोटा दिखाई देगा जैसे एक छोटा सा पॉइंट हो जाए। जब ये पॉइंट ऑब्जेक्ट के रूप में होगा तब इसका मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे किस फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आने वाला है जिसका नाम है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो उस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की टर्म में उस लार्ज डिस्टेंस पे x की वैल्यू जो बहुत लार्ज हमने ली है उस पे मैग्नेटिक फील्ड आने वाला है। उस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को चलो मैं आने दो, वहाँ पे तभी बताऊँगा। तो व्हेन x इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन a, तो यहाँ ये जो हमारा पार्ट था a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला, हमारा फॉर्मूला आया था ये b इक्वल टू म्यू 0 आई ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसी पावर 3/2। तो जब x a के मुकाबले बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो इतनी बड़ी क्वांटिटी में a को जोड़ने से हमें कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। तो ऐसे केस में फिर हम उस बहुत छोटी क्वांटिटी को नेगलेक्ट कर देते हैं जिसके जोड़ने से हमें कोई फ़ायदा नहीं, और छोड़ देंगे तो कोई नुकसान भी नहीं। तो ऐसे केस में व्हेन x इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन a, देन नेगलेक्टिंग a स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर के पास जो ए स्क्वायर है इसको नेगलेक्ट कर देंगे, तो देन मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू म्यू 0 आई ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए स्क्वायर को नेगलेक्ट किया तो एक्स स्क्वायर और उसकी पावर 3/2। तो ये हो जाना चाहिए हमारा म्यू 0 आई ए स्क्वायर अपॉन 2 एक्स क्यूब। आंसर तो वैसे आ चुका है ये, लेकिन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की टर्म में इसको लाया जाए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ऐसा ना हो एग्ज़ाम में यही कह दे कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की टर्म में उसको एक्सप्रेस कीजिए। तो चलिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का भी थोड़ा सा हिंट देना पड़ेगा यहाँ पे। इससे पहले मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता क्या है पहले इस पे बात कर लेते हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ लिया। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है जिसमें इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होते हैं और उसकी लेंथ अगर 2l होती है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P की वैल्यू हमने पढ़ी थी Q इंटू 2l। दो डाइपोल थे इक्वल एंड अपोजिट स्ट्रेंथ के। यहाँ भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की अगर बात हो रही है तो यहाँ भी मैग्नेट के दो डाइपोल होने चाहिए, तभी ये टर्म आई है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो ये होता क्या है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट? मैग्नेट में हमेशा दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। जिस तरह से यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल थे,
मैग्नेट में होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उसी तरह से इन दोनों पोल के बीच की डिस्टेंस अगर 2L हो तो जिस तरह से इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आ सकती है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू भी आती है। यहाँ पे चार्ज की स्ट्रेंथ थी Q, यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ होती है जिसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं हम, और वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को सिंबल देते हैं हम कैपिटल M, और उसकी वैल्यू आती है m इंटू 2L, पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ ऑफ डाइपोल। अब यहाँ पे कोई ऐसी मैग्नेट तो हमारे पास है नहीं जिसकी कोई लेंथ भी हो, पोल स्ट्रेंथ हो, तो यहाँ पे लेंथ वाला पोर्शन तो है नहीं हमारे पास, लेकिन डाइपोल ज़रूर है ये, डाइपोल ज़रूर है ये। अभी मैं जो बात कर रहा था कि अगर इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन हम देखें तो वो आती है बाहर की ओर, और मैग्नेट के केस में हम जानते हैं किस पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकलती हैं, नॉर्थ पोल से। तो अगर यहाँ सामने से देखने पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर की ओर निकल रही हैं तो इसका मतलब सामने वाला जो फेस है वो नॉर्थ पोल होना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ पोल से ही बाहर की ओर निकलती है। जब P पे आदमी खड़ा होकर देख रहा है तब की बात कर रहा हूँ, सामने से देखने पे उसे एंटी क्लॉकवाइज, और अगर मेरी साइड खड़ा है कोई से कोयल इसके लूप के दूसरी तरफ, तो मुझे वो क्लॉकवाइज दिखाई देगी, और क्लॉकवाइज दिखाई देगी तो फिर राइट हैंड रूल लगाएंगे तो वहाँ मुझे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ये राइट हैंड रूल बता देगा। तो इनसाइड का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर की ओर आती हुई, और मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर करती हैं साउथ पोल पे। तो जो फ्रंट का पोल मुझे नॉर्थ पोल आया था राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग, वो बैक साइड वाला पोल उसी हिसाब से साउथ पोल हो जाना चाहिए। यानी एक करंट कैरिंग लूप में भी दो पोल हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। जिस साइड से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकली वो नॉर्थ पोल, उसकी बैक साइड वाला साउथ पोल। जब दो पोल हैं तो डाइपोल तो हुआ, और जब डाइपोल है तो उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालना ज़रूरी है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इस तरह से करंट कैरिंग लूप के केस में भी निकल सकता है, और वो होता है कि जितनी करंट फ्लो हो रही है उसको उस लूप के एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। यहाँ पे लूप का एरिया क्या बनेगा, पाई ए स्क्वायर, सर्किल है ये। तो ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अगर करंट लूप से निकलता है तो करंट और एरिया ऑफ द लूप से निकलेगा, और अगर बार मैग्नेट के रूप में है तो पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ के रूप में निकलेगा। अब यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म जो MCQ क्वेश्चन में आती है, अगर मैं इन दोनों डाइपोल मोमेंट को इक्वल कर दूँ, डाइपोल मोमेंट इस फॉर्मूले से भी आ रहा है, डाइपोल मोमेंट इस फॉर्मूले से भी आ रहा है, I इंटू एरिया से, तो यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ की यूनिट हम निकाल सकते हैं कि भाई पोल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, I इंटू A अपॉन 2L। डायमेंशन देखो सबकी क्या होती हैं, एम्पियर की, करंट की एम्पियर, एरिया की मीटर स्क्वायर, 2 तो डायमेंशन लेस है, और लेंथ की क्या हो जाएगी, मीटर। तो पोल स्ट्रेंथ की यूनिट आ गई हमारी एम्पियर मीटर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ। तो इस तरह से इस डेरिवेशन में अब मैं डाइपोल मोमेंट की टर्म में इस डेरिवेशन को आगे ले जाऊंगा। तो मुझे ध्यान रखना है कि मेरा I इंटू पाई ए स्क्वायर कहीं बनता है क्या। अगर बन जाता है तो मैं उसे कैपिटल M लिख के मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बना लूँगा और अपना डेरिवेशन हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको तो हटा देता हूँ यहाँ से, और अब इस पे आते हैं। तो अगर मुझे पाई ए स्क्वायर यहाँ चाहिए तो पाई से मल्टीप्लाई कर लीजिए ऊपर नीचे, मुझे आइडिया मिल गया इस बात का कि डाइपोल मोमेंट बन जाएगा। और m इक्वल टू हो गया, ये है मेरा μ0 I ए स्क्वायर के साथ मैंने पाई की मल्टीप्लाई की, और मैथमेटिकली इसको पाई से डिवाइड भी करना पड़ेगा, और नीचे x क्यूब था, कोई डिफरेंस नहीं आया। तो ये पाई ए स्क्वायर मेरा हो जाएगा डाइपोल मोमेंट, ये रहा I इंटू पाई ए स्क्वायर कैपिटल M। लेकिन ये यहाँ मेरे पास क्या है, μ0 अपॉन 2 पाई, चाहो तो μ0 अपॉन 2 पाई रख लो, या फिर ये ध्यान करो कि μ0 अपॉन 4 पाई हो जाता तो उसकी पावर 10 की पावर -7 लिखने में बड़ी आसानी रहेगी। तो यहाँ पे 4 पाई बनाने के लिए 2 से और मल्टीप्लाई कर लो ऊपर नीचे, यानी केवल पाई से ही नहीं 2 पाई से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई की।
2 पहले से ही था, 2 पाई से हमने मल्टीप्लाई की। तो अब हमारे पास क्या आ गया, m इक्वल टू म्यू 0, 2 को अलग लेके i के साथ पाई a स्क्वायर ये कर लिया, नीचे म्यू 0 के नीचे 4 पाई किया और ये x क्यूब, और इसको मैं लिखने वाला हूँ अब m, ये पाई इंटू a स्क्वायर। तो मेरा मैग्नेटिक, ये क्या लिख दिया मैंने, b, ये गलती से लिखा गया। तो मैग्नेटिक फील्ड B मेरा आ जाता है वेरी लार्ज डिस्टेंस पे सेंटर से म्यू 0/4 पाई 2i इंटू ए, ये एरिया लिख देता हूँ थोड़ी देर के लिए, और ये एक्स क्यूब, और i इंटू ए की वैल्यू ये रही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो म्यू 0/4 पाई 2m/x³। तो बहुत दूर जब होगी पोजीशन P की, तो उस टाइम ये करंट लूप एक पॉइंट के रूप में हमें दिखेगा, बहुत छोटा सा डाइपोल, और उसकी एक्सियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है। तो उसका फॉर्मूला इस तरह से आया, म्यू 0/4 पाई 2m/r³। अगर फिर थोड़ी बहुत माइंड के किसी कोने में कोई मेमोरी पड़ी हो, तो उसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को याद कीजिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सियल पोजीशन पे मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता था, ये 2l लेंथ थी, और एक्सियल पोजीशन पे सेंटर से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, अगर वैक्यूम की बात हो रही है तो 2p/r³। p इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट था तो 2p आया, यहाँ पे m इस मैग्नेटिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट है तो 2m आ गया। वहाँ डिस्टेंस सेंटर से r थी, यहाँ डिस्टेंस सेंटर से x है तो r की जगह x आ गया। वहाँ पे मीडियम की परमिटिविटी लेते थे हम, यहाँ मीडियम की परमिएबिलिटी, तो वही कांस्टेंट यहाँ, उसी तरह से कांस्टेंट यहाँ, यानी सिमिलर शेप में सिमिलर फॉर्मूला हमारा आ गया। यानी डाइपोल की एक्सियल पोजीशन पे चाहे मैग्नेटिक डाइपोल हो चाहे इलेक्ट्रिक डाइपोल हो, लगभग उसी शेप में मिलता जुलता हमारा फॉर्मूला आ जाता है। तो इस तरह से ये डेरिवेशन हो जाता है। उसी तरह से अगर n टर्न होते तो यहाँ पे n से मल्टीप्लाई कर देते, उसमें क्या हो जाता कि NIA हो जाता। ऐसा नहीं है कि यहाँ n से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ही n टाइम्स हो जाएगा, उसको n में रख लीजिए या अलग रख लीजिए, एक ही बात है। तो खैर ये आ जाता है फिर हमारा वेरी लार्ज डिस्टेंस पे। अब इस पर छोटा सा एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं, कुछ और अच्छा हो जाएगा। इससे पहले अगर सिंगल कोयल की बजाय 2 कोयल हों और उनका रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, तो थोड़ा सा वो देख लेते हैं एक बार। ये मैं हटा देता हूँ। इस मैग्नेटिक फील्ड की कहीं ज़रूरत पड़ती है या हम वैसे ही इसको पढ़े जा रहे हैं? ये जो हमारे बिजली के फ़ैन होते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर होती हैं, उन सब में यही मैग्नेटिक फील्ड इसी तरह से कोयल बनती हैं। अब तो यहाँ पे सिंगल लूप के रूप में हमने पढ़ लिया। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो उतने ही हम टर्न बढ़ा के कोयल बना लेते हैं। इनसे जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है फिर उसको हम यूज़ करते हैं फैंस वगैरह में, इलेक्ट्रिक मोटर, वहाँ सब इसी तरह से यूज होते हैं। यानी बेसिक प्रिंसिपल यहीं से आया है। तो ये ले लेते हैं हम कि अगर 2 कोयल्स इस तरह से ले ली जाएं, हालांकि इस तरह का डेरिवेशन इससे पहले हो चुका है, लेकिन चलो आज कर लेते हैं इसको। दोनों कोयल्स का सेंटर एक ही है, लेकिन दोनों में करंट की डायरेक्शन अपोजिट है। एक दोनों में करंट मान लीजिए सेम है, लेकिन एक की रेडियस r1 और दूसरी की रेडियस r2, और दोनों में टर्न अलग अलग हैं। मान लीजिए r2 रेडियस वाली में n2 टर्न्स और r1 रेडियस वाली में n1 टर्न्स। तो सेंटर O पे नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर इन द डायग्राम
तो अगर दोनों के अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड B1 और B2 हुए तो दोनों को ऐड कर लेते हैं, डायरेक्शन राइट हैंड रूल से देख लेंगे। चलिए, इसका मैग्नेटिक फील्ड अगर B1 है R1 रेडियस वाली का और R2 वाली का मान लीजिए B2 है, सेंटर पे दोनों, तो राइट हैंड रूल क्या कहता है कि अंदर वाली कोयल का मैग्नेटिक फील्ड जो है आउटवर्ड्स होना चाहिए और जो बाहर वाली कोयल है उसका मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड रूल के हिसाब से इनवर्ड होना चाहिए। तो इनवर्ड जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उसका चलिए माइनस ले लेते हैं। दोनों की वैल्यू फॉर्मूला हमें पता है, μ0I/2R। अगर n टर्न की बात आती है तो n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, μ0n1I/2R1, और B2 अपोजिट डायरेक्शन में है, उसके टर्न n2 हैं, रेडियस उसकी R2 थी। कुछ कॉमन आ सकता है तो कॉमन ले लीजिए, μ0I/2 कॉमन आया तो n1/R1 माइनस n2/R2, ये हमारा दोनों कोयल्स का नेट मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे आ सकता है। इस पे न्यूमेरिकल आ जाते हैं तो काम आ जाएगा वहाँ पे। क्वेश्चन को थोड़ा सा और तरह से भी पूछ सकते हैं कि अगर करंट इसमें वायर में लूप में करंट की वैल्यू ना देके चार्ज के टर्म में दे दिया जाए कि इस वायर में चार्ज क्यों फ्लो हो रहा है, तो बताइए सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, यानी इसी फॉर्मूले को इन द फॉर्म ऑफ चार्ज अगर कह दिया जाए और ये कह दिया जाए कि ये जो कोयल है ये अपनी एक्सिस के अराउंड न्यू फ्रीक्वेंसी से रोटेशन कर रही है, यानी 1 सेकंड में न्यू रिवॉल्यूशंस हो रहे हैं, तो फिर करंट की जगह क्या लिख के इस डेरिवेशन को, इस फॉर्मूले को मॉडिफाई किया जाए। तो इफ़ Q चार्ज इज ऑन द वायर, चार्ज फ्लो नहीं हो रहा है, वायर को घुमाएंगे, इस तरह से चार्ज को फ्लो कराएंगे। इफ़ Q चार्ज इज ऑन द वायर एंड इट इज रोटेटिंग around center O with frequency nu, बस I की वैल्यू निकाल के रखनी है, फॉर्मूला हमारे पास है ही। यानी ये हमारा वायर है जिस पे चार्ज Q है, टोटल चार्ज, मान लीजिए इस तरह से यूनिफॉर्मली चार्ज इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसको बड़ी तेज़ी से घुमाया जा रहा है, और 1 सेकंड में फ्रीक्वेंसी न्यू होने का मतलब है 1 सेकंड में न्यू रिवॉल्यूशंस पर सेकंड। तो अगर ये चार्ज 1 रिवॉल्यूशन घूमता है तो ये समझिए कि 1 रिवॉल्यूशन में Q चार्ज पास हुआ 1 रिवॉल्यूशन में, और ये 1 सेकंड में जब न्यू रिवॉल्यूशन करेगा, अगर चल मान लेते हैं 2 रिवॉल्यूशन करता है 1 सेकंड में, तो 2Q चार्ज 1 सेकंड में फ्लो होता इस पॉइंट पे को। 3 रिवॉल्यूशन करता तो 1 सेकंड में 3Q चार्ज फ्लो होता, और करंट की जो डेफिनेशन हम जानते हैं वो होती है I=Q/T। अगर 1 सेकंड में 1 रिवॉल्यूशन होता है तो Q चार्ज पास होता, करंट हो जाती I=Q। 1 सेकंड में 2 रिवॉल्यूशन होते तो करंट हो जाती है हमारी 2Q/1 यानी 2Q। यहाँ पे 1 सेकंड में न्यू रिवॉल्यूशन हो रहे हैं तो 2 की जगह अब हम न्यू कर देंगे। 1 रिवॉल्यूशन का चार्ज Q तो न्यू रिवॉल्यूशंस का चार्ज न्यू Q, और अपॉन टाइम की वैल्यू 1 सेकंड, तो I की वैल्यू हमारी आ गई न्यू इंटू Q। बस यहाँ पे फॉर्मूले में I की जगह न्यू इंटू Q रखना है। तो देन मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर B= हो जाना चाहिए μ0 I की जगह न्यू Q/2R, जो भी रेडियस होगी, A लिया है A, R लिया है R। उसी तरह से ये डेरिवेशन आया था, इसमें भी I की जगह न्यू Q रख देंगे।
चलिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल ले लेते हैं इस पर। तो ये मैं मिटा देता हूँ। साइंटिस्ट लोगों ने हमारा इतना काम आसान कर दिया, नहीं तो ये डेरिवेशन भी ये भी अपने माइंड से निकालने पड़ते, जो काफ़ी परेशान करते। और अब हम साइंटिस्ट द्वारा किया गया काम ही सीख रहे हैं बस। तो छोटा सा न्यूमेरिकल ले लेते हैं। न्यूमेरिकल ये है कि किसी कोयल वायर में जिसकी रेडियस r है, I करंट फ्लो हो रही है एंटी क्लॉकवाइज। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड, सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका आधा 1/8 हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड B है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू B/8 हो जाएगी। तो फिर x की वैल्यू बताइए कितनी होगी। सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे सेंटर का 1/8 मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो क्वेश्चन इस तरह से है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर of a current loop the magnetic field is 1/8 of that at the center। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सेंटर का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमें पता है और एक्स डिस्टेंस का भी पता है, अभी डेरिवेशन किया है। दोनों मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू रख देते हैं। चलो मान लीजिए ये B1 है, इसकी वैल्यू यहाँ B, और ये B2 है जिसकी वैल्यू है B/8। तो लेट I इज द करंट एंड R द रेडियस ऑफ द लूप। तो देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर B1 जिसे कह रहे हैं, जिसकी वैल्यू BI है, और वो है μ0I/2R। यही होती है फॉर्मूला, ये हमें पता है। एंड मैग्नेटिक फील्ड at a point at distance x from center O is B2, जिसकी वैल्यू है पहले वाले मैग्नेटिक फील्ड की 1/8, यानी μ0I/2R का 1/8। लेकिन B2 का फॉर्मूला हमें और तरह से पता है, बिकॉज B2 का फॉर्मूला हमें पता है μ0I, A की बजाय रेडियस अब की बार R दी है, तो R²/2 इंटू A² + x² की जगह R² + x² और उसकी पावर 3/2 हम लेंगे। तो B2 की वैल्यू अगर फॉर्मूला देखा जाए तो ये होती है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वैल्यू है सेंटर वाली वैल्यू की 1/8। तो दोनों को इक्वल कर देते हैं। तो देयरफॉर μ0I/R²/2 इंटू R² + x² पावर 3/2 मस्ट बी 1/8 टाइम्स ऑफ μ0I/2R। तो चलिए μ0 से μ0 कैंसिल करते हैं।
आई से आई कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो इधर हो जाएगा हमारा 8r³ 8r और r² से मल्टीप्लाई, और इधर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाता है r² + x² और इसकी पावर 3/2। दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले सकते हैं, इसको हम 2r³ कर सकते हैं, और ये r² + x² का स्क्वायर रूट करके उसका क्यूब कर सकते हैं क्या? एक ही बात है। तो क्यूब से क्यूब पावर कैंसिल हुई, तो अब दोनों तरफ का स्क्वायर करके रूट हटा देते हैं, तो 4r² मस्ट बी r² + x², और x² की वैल्यू आ गई हमारी 3r², तो x की वैल्यू आ जाती है हमारी r√3। यानी सेंटर से जो डिस्टेंस होगी वो रेडियस की √3 टाइम्स होगी, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सेंटर का 1/8 टाइम्स रह जाएगा, कम हो जाएगा। दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। तो ये हमारा इस तरह से ये आंसर आ जाता है। अच्छा क्वेश्चन है। इससे पहले वाले डेरिवेशन और इस वाले डेरिवेशन जो अब किया है, दोनों का मिक्स करके न्यूमेरिकल बनाया गया और अच्छा न्यूमेरिकल है। एक और ले लेते हैं छोटा सा न्यूमेरिकल। दो कॉइल्स हैं आमने सामने, एक की रेडियस मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर, दूसरे की रेडियस 4 सेंटीमीटर। देखने में तो उल्टा लग रहा है, ये छोटा ये बड़ा, चलो इसको बड़ा कर देते हैं। इसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर, इसमें करंट बह रही है एंटी क्लॉकवाइज और वो करंट है 1 एम्पियर। दोनों के सेंटर के बीच जो डिस्टेंस है वो है 7 सेंटीमीटर, और 7 सेंटीमीटर में इस वाले से 4 सेंटीमीटर और इधर वाले से 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे ये कोई पॉइंट है यहाँ पे O। चलिए 7 सेंटीमीटर को हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे दोनों का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 0 आता है। अगर इस वाली का, इसको मैं 1 कोयल मानता हूँ, इसको सेकंड कोयल मानता हूँ, तो B1 और B2 का डिफरेंस यहाँ पे आता है 0, यानी दोनों के मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे हैं बराबर। तो फिर दूसरे वाली में करंट की डायरेक्शन बताइए और उसका मैग्नीट्यूड बताइए, ये क्वेश्चन है। In the diagram, find the magnitude and direction of current in second coil या in coil 2, मैंने नाम डाल दिया है in coil 2, if net magnetic field या if magnetic field of both these coils at point O is 0। दोनों कोयल हैं, दोनों के एक्सियल लाइन पे पॉइंट O है जिस पे मैग्नेटिक फील्ड दोनों का 0 आता है। तो दूसरे वाली कोयल में करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? तो करंट की डायरेक्शन का आइडिया लगेगा कि पहले वाली करंट के कारण O पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर को होनी चाहिए, और B में करंट की डायरेक्शन का आइडिया लगाएंगे
कि ओ पे मैग्नेटिक फील्ड इस वाली कोयल के मैग्नेटिक फील्ड का अपोजिट आना चाहिए, तभी कैंसिल होकर जीरो होंगे। अब यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है, जब ओ से देखता हूँ इधर को, और एंटी क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे वही राइट हैंड रूल लगा के देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से आती है। भाई यहाँ पे कोई एलिमेंट लेके उसको मिला के मैग्नेटिक फील्ड उस एलिमेंट का इस तरह से आएगा। तो सभी एलिमेंट का जब करेंगे तो उनके कंपोनेंट डेरिवेशन में भी आए थे, तो उनके वर्टिकल वाले कंपोनेंट कैंसिल होके नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा इधर को, ये पहले वाली कोयल का आएगा। तो दूसरे वाली का जस्ट अपोजिट इस साइड आना चाहिए। अब इस साइड आएगा तो यहाँ से देखने पे करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, यहाँ से देखने पे करंट की डायरेक्शन सामने से वही आनी चाहिए। और जब मैं इधर से जाके और वही राइट हैंड रूल लगाऊंगा तो करंट की डायरेक्शन इसी तरह से, मैं अगर कोयल का कंसीडर करूं इस तरह से, तो करंट में डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए कि मेरी हथेली का परपेंडिकुलर इधर को जाए और मैग्नेटिक फील्ड का नेट वैल्यू इधर को आए। तो ओ से देखने पे, ओ से जब पहली कोयल की तरफ देखते हैं तो वहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखेगी, और ओ से कोयल 2 पे देखते हैं वहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी। लेकिन क्या ये दोनों सेम डायरेक्शन में कही जाएंगी? नहीं, सेम डायरेक्शन में नहीं कही जाएंगी। सेम डायरेक्शन में तब कही जाती जब दोनों कोयल के एक साइड खड़ा होके और उन दोनों की डायरेक्शन एक ही अगर होती। तो अगर मैं इस कोयल के बैक साइड में खड़ा होता हूँ या ए के अपोजिट साइड खड़ा होता हूँ तो ये डायरेक्शन मुझे क्लॉकवाइज दिखेगी। ओ से खड़ा होकर देखने पे एंटी क्लॉकवाइज दिखती है। तो उसी तरह से दूसरी कोयल, यानी दोनों कोयल ए से देखने पे, ओ से देखने पे इधर भी एंटी क्लॉकवाइज दिखती है, इधर भी एंटी क्लॉकवाइज दिखती है। तो वे आपस में जब उनको मिलाएंगे तो अपोजिट डायरेक्शन होगी वो। तो दोनों की अपोजिट डायरेक्शन होगी, इसलिए दोनों का फील्ड यहाँ पे अपोजिट होगा। तो डायरेक्शन का पता लगा कि डायरेक्शन होनी चाहिए अपोजिट। अब बात आती है करंट निकालने की, तो करंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू कोयल 1 B1 इक्वल टू μ0 I, रेडियस है वहाँ पे 3 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर के मीटर बनाएंगे। μ0 I r² होना चाहिए, और नीचे 2 इंटू r² प्लस x² होता है। r की वैल्यू यहाँ 3 सेंटीमीटर, 3 इंटू 10 की पावर -2 इसका स्क्वायर, बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूँ। और x की वैल्यू है हमारी 4 सेंटीमीटर। ये हमारा r होता था, ये हमारा x होता था। तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई किया, x की वैल्यू 4 इंटू 10 की पावर -2 इसका स्क्वायर, और ये 3/2। डायरेक्शन इसका सेंटर O1 ले लेता हूँ, इसका O2। तो डायरेक्शन कह सकते हैं O1 से O की तरफ, O1 टू O। एंड ड्यू टू कोयल 2 उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, μ0 I, उसकी रेडियस है 4 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू 10 की पावर -2 उसका होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 4 10 की पावर -2 स्क्वायर। वहाँ पे x की वैल्यू बनती है हमारी 3, तो 3 इंटू 10 पावर -2 इसका होल स्क्वायर, और ये पावर 3/2। क्योंकि नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 है, बिकॉज नेट मैग्नेटिक फील्ड एट O इक्वल टू 0 या O इज 0। इसकी डायरेक्शन लिख देते हैं इधर को, O2 टू O। अपोजिट डायरेक्शन हुई, वो O1 से O की तरफ थी, या ऐसा कह लीजिए O1 से O2 वो थी, और ये O2 से O1। इसके सेंटर से ये इसके सेंटर की ओर, यहाँ से इसके सेंटर से इसके सेंटर की ओर, ऐसे कर लेते हैं। अपोजिट यहाँ भी साफ साफ दिख जाएगा। तो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो देयरफॉर B1 माइनस B2 होना चाहिए 0, या कह दीजिए कि B1 इक्वल टू होना चाहिए B2। दोनों की वैल्यू रख देते हैं, इक्वल कर देते हैं। μ0 I 3 इंटू 10 पावर -2 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू, चलिए इनकी वैल्यू R1 R2 करके
चलिए बाद में रखनी पड़ती है वैल्यू, +4 इंटू 10⁻² का स्क्वायर उसकी पावर 3/2 इक्वल टू μ0I 4 10⁻² का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू, ये बाकी आप कर लेंगे, और उसकी पावर 3/2। μ0I से μ0I काट दीजिए, चलिए मैं इसको ऊपर ही कर देता हूँ, डायग्राम हटा देते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं फटाफट। चलिए 2 से 2 काट लेते हैं, ऊपर हो जाता है हमारा 9 इंटू 10⁻⁴, चलिए, और नीचे 4 स्क्वायर और 3 स्क्वायर दोनों का जुड़ के 25 हो जाएगा, और 10 की पावर बन जाएगी -4 और उसकी पावर 3/2। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों का जुड़ के 25, और 10 की पावर -2 का स्क्वायर 10 की पावर -4, यहाँ भी 10 की पावर -4, और वो कॉमन आ गया। सिमिलरली दूसरी साइड 4 का स्क्वायर 16, 10 की पावर -4 अपॉन, यहाँ पे भी उसी तरह से I, ओहो, पहले वाली में I की तो वैल्यू थी I1 और ये I2 मुझे निकालना था, सॉरी तो गड़बड़ हो गई। तो ये I1 थी, ये I2 थी, ये तो I तो कटेगा ही नहीं। हाँ, μ0 से μ0 कटेगा केवल, और I1 की वैल्यू तो 1 एम्पियर थी, I1 की वैल्यू थी 1 एम्पियर, और I2 की वैल्यू मुझे निकालनी थी, और नीचे हमारा हो जाता है वही फिर 25 10⁻² और इसकी पावर 3/2। तो 10⁻⁴ से 10⁻⁴ उड़ा दीजिए, हाँ ये तो कैंसिल ही हो गया, पूरा ही पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो दोनों तो I2 की वैल्यू क्या आ जाती है फिर, I2 इक्वल टू आ जाएगा 9/16, डिवाइड कर दीजिए उसको, 0.5 तो आ ही जाएगा, और 0.56 एम्पियर। तो I2 की वैल्यू सेकंड कोयल में जो हमारी करंट आई वो आ गई 0.56 एम्पियर, और डायरेक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ कोयल 1। तो ये हमारा आंसर आ जाता है। चलिए, तो यहाँ पे ये I1 और I2 मैं लिखना भूल गया था, तो इनको करेक्ट कर लिया। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू वेरी मच। और क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिए, बाकी अगले लेक्चर में देखते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच once again.